महत्वपूर्ण समितियां। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां। इनसे रिलेटेड हमारे पेपर में प्रश्न हमेशा बनेंगे और बनते रहेंगे, मिलान करने के लिए बनेंगे और विशेष प्रकार की स्थिति से प्रश्न बनते रहेंगे। देन व्हाट हैव टू डू, नॉट टू डू, हम उसको देखेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। महालोबिस समिति, महालोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है, किस राष्ट्रीय आय से संबंधित है। महालोबिस समिति का गठन कब किया गया? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, महालोबिस समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो महालोबिस समिति का गठन किया गया 1960, 1960 में महालोबिस समिति का गठन किया गया। आपको पता होगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। किसके बारे में? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप सभी को क्या ध्यान देना है? महालनोबिस जो थे भारत के वैज्ञानिक के रूप में देखे जाते थे और इनको सांख्यिकी विद के रूप में भी देखा जाता था। मेरे प्यारे साथियों, तो ये भारत के वैज्ञानिक व सांख्यिकी विद, ठीक है, ये दोनों ही थे। भारत के वैज्ञानिक व सांख्यिकीविद दोनों ही थे। पॉइंट क्या है कि ये जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, गौर कीजिएगा, भारत के वैज्ञानिक व सांख्यिकीविद थे। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पर एक चीज बनाया जाता है भारत में 29 जून, जून में ही ना, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब जो पॉइंट है कि ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे उनको ये कब बनाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, महालनोबिस समिति जो थी वो राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। 1960 में यह समिति बनाई गई थी, लेकिन ये राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष 1950 में ही बनाए गए थे। ये याद रखना, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बाद में इन्होंने, देखो एक राष्ट्रीय आय समिति है और एक होता महालनोबिस समिति, दोनों बातों में अंतर है। राष्ट्रीय आय समिति की बात कर लें तो 1949-50 में ही बना था, लेकिन महालनोबिस समिति 1960 में बना है। ये बात थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे आप, ये बात थोड़ा सा आप इस बात को समझेंगे। महालनोबिस समिति, ठीक है, तो इसका आंसर ये किससे संबंधित है? आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला किससे संबंधित है? ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? चीनी घोटाले से संबंधित है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 1994 में यह समिति बनी थी। 1994 में हुए घोटाले पर यह समिति बनी थी, ठीक है। यह पूछा जाए कि भाई ये चीनी घोटाला कब हुआ था, तो 1994 में यह घोटाला हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति, अच्छा 1994 के समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? आप बताएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन बच्चा? पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थे। आइए आगे देखते हैं। किरीट पारेख समिति, मेरे प्यारे साथियों, किरीट पारेख समिति की जब बात करें तो ये समिति थी राज्य स्वामित्व वाले उत्पादकों के विरासत क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की सिफारिश के लिए था, ठीक है। राज्यों में प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम से संबंधित उसकी न्यूनतम कीमतों और अधिकतम कीमतों से संबंधित सिफारिशों से थी। ध्यान दीजिएगा, ये 20% प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते थे कि भाई इतना कीमत होना ही चाहिए। तो किरीट पारेख समिति राज्यों के द्वारा जो उत्पादित क्या है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए
प्राइसिंग कंसेप्ट तैयार करने का। जो आज आप देखते हैं ना कि राज्यों में पेट्रोल की कीमतें जो अलग अलग हैं, दिस इज द मेन रीजन। ये बहुत बड़ी समिति थी, ये बहुत बड़ी समिति थी, इस बात को बतलाई कि देखो भारत के अंदर जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, दैट शुड बी डिफरेंट। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होना चाहिए, जिसके पास जैसी उपलब्धता है, जिसके पास जैसे जैसे चीज़ें मिल रही हैं, वो उसी तरीके से उस प्राइस को रख सकता है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति, नेक्स्ट कमेटी इज सुरेश तेंदुलकर समिति। अब देखो सुरेश तेंदुलकर समिति की जब बात करते हैं, एक बार मुझे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार बता दीजिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु, मानकों के निर्धारण हेतु। क्या मुझे सुरेश तेंदुलकर समिति से संबंधित कुछ बातें बताने की ज़रूरत है? मैंने आपको गरीबी का पूरा टॉपिक पढ़ाया है और गरीबी से संबंधित सभी समितियों के बारे में बतलाया है। आइए एक बार सरसरी निगाह से गरीबी से संबंधित सारी समितियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली समिति अगर देखा जाए भारत में गरीबी से संबंधित जो सबसे पहले समिति थी वो रथ दांडेकर समिति थी। रथ दांडेकर समिति थी। गरीबी के आकलन से संबंधित एक समिति बनी, रथ दांडेकर समिति, जिसका कहना था कि भारत में गरीबी के मेजरमेंट के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है कि आप ऊर्जा खपत को बेहतर तरीके से रख दीजिए। आप देश के अंदर ऊर्जा खपत के माध्यम से गरीबी का मेजरमेंट कर लीजिए। रथ दांडेकर समिति कह रही है कि 2250 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति कहाँ का है, शहर का है या ग्रामीण क्षेत्र का है, और वो प्राप्त कर लेता है, और अगर वो प्राप्त कर लेता है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। 2250 कैलोरी ऊर्जा अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो क्या, गरीब नहीं है। कौन कह रहा है बच्चा? रथ दांडेकर समिति। रथ दांडेकर समिति के बाद से एक और समिति आती है, कहती है वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति 1977-78 में आ रही है, कह रही है कि भैया आप तो सही कह रहे हैं, इनकी जो रथ दांडेकर समिति आई थी वो तो 1971-72 में आई थी। वाई के अलग समिति जो है वो क्या कह रही है मेरे प्यारे साथियों? वाई के अलग समिति कह रही है कि ऐसी बात है जो देश में, गौर कीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, जो देश में आप गरीबी का मेजरमेंट बता रहे हैं शहर और ग्रामीण का, वो थोड़ा सा अतार्किक लग रहा है। और सही भी बात है। कैसे? अगर कोई शहर का व्यक्ति है तो शारीरिक श्रम कम करता है, किसकी तुलना में? ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। आप बताइए, शहर में क्या आप फावड़ा लेकर के जाते हैं ऑफिस में और वहाँ पर खुदाई करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको एक नॉर्मल पानी भी पीना है तो आप एक नल चलाए, ग्लास में पानी लिया और पानी पी लिए। गांव में ज़्यादातर जगहों पर आज भी क्या, नल चलाना पड़ता है। आपका बॉडी क्या ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है। आपको खेतों में काम करने के लिए बॉडी का नीड ज़्यादा होता है, शरीर में ताकत की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी ऊर्जा खपत ज़्यादा होगा। तो इन्होंने एक तार्किक बात करी कि देखो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इनके जो शारीरिक श्रम की बात है वो अलग अलग होती है, और अगर शारीरिक श्रम अलग अलग होता है तो इनकी ऊर्जा खपत भी अलग अलग होगी। दैट इज वाई के अलग समिति कह रही है कि देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति शहर का है तो थोड़ी सी अगर ऊर्जा खपत वो कम भी करता है, यानी वो कह दिए कि अगर कोई 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। कहाँ पर? शहरों में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने क्या कह दिया? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने कह दिया कि ऐसी बात है, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है और वो 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? वाई के अलग समिति। अब एक बात बताओ, आपको क्यों ये बात नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही बात है कि शारीरिक श्रम ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा करते हैं तो उनको ऊर्जा खपत का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा।
अब इसके बाद मैं आपसे कहूं, क्या ये तरीका सही है कि आप सिर्फ ऊर्जा खपत के माध्यम से गरीबी का मेजरमेंट निकाल लें? इज इट पॉसिबल कि आप सिर्फ गरीबी के ऊर्जा खपत के माध्यम से गरीबी का मेजरमेंट निकाल लें? देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। आप गरीबी का मेजरमेंट सिर्फ ऊर्जा खपत के माध्यम से नहीं निकाल सकते। तो और भी बातें आगे हुई, जैसे देखो 1990 के दशक में 1990 के दशक में एक समिति आती है जिसे कहते हैं डीटी लकड़ावाला समिति। क्या कहते हैं बच्चा? जिसे कहते हैं डीटी लकड़ावाला समिति। डीटी लकड़ावाला समिति। डीटी लकड़ावाला समिति क्या कह रहा है बच्चा? डीटी लकड़ावाला समिति कह रहा है कि ऐसी बात है, भारत में जो गरीबी का मेजरमेंट है वो किया जाना चाहिए सीपीआई के माध्यम से। व्हाट इज सीपीआई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होता है, शहरी क्षेत्रों में अलग होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों पर लेबर के हिसाब से और इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में। अब इस थोड़ा सा मैं आपको डीटी लकड़ावाला समिति के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूं, सुन लीजिएगा। जैसे डीटी लकड़ावाला समिति बनी, जो डीटी लकड़ावाला समिति जो बनी, वो कह रही है कि ऐसी बात है भारत में गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया जाना चाहिए? सीपीआई के माध्यम से। कैसे बच्चा? सीपीआई के माध्यम से। एंड ये सीपीआई कैसे होगा? अलग अलग तरीके से होगा। मेजरमेंट कैसे किया जाना है? इन्होंने सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से गरीबी का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। अब इनका कहना है कि सीपीआई IW से आप कर लीजिए शहरों में, सीपीआई एल से आप कर लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में। इन किसका कहना है बच्चा? आपके डीटी लकड़ावाला समिति के। अच्छा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा कि इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से आज ये मेजरमेंट होता है, आज ये मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन मेजरमेंट किया जाता है। गरीबी आज भी ऐसे नहीं मेजर की जाती है। दैट टाइम हम लोगों ने इनकी चीज़ों को 1993 में जब इनका रिपोर्ट बन के आया, तो ये जो चीज़ है हमने एक्सेप्ट नहीं की। नहीं, दैट इज़ नॉट ओके फॉर आर इंडिया। हमारे देश में सीपीआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हमने उस समय स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज जब हम इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। तो जब इन्फ्लेशन मेजरमेंट किया जाएगा तो उसी के माध्यम से गरीबी की तो स्थिति पता चल जाएगी। लोगों के पास पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या है ये पता चल जाएगा, इनकम क्या है पता चल जाएगा। तो उससे आप बता तो सकते ही हैं कि भारत में लोगों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है यानी पैसा ज़्यादा है, यानी पर कैपिटा इनकम क्या है पता चल जाएगा। तो डीटी लकड़ावाला समिति के जो कॉन्सेप्ट है उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किए गए। बाय द वे, इस समिति के बाद से एक और समिति बनती है, ध्यान दीजिएगा, इसी समिति के बाद से एक और समिति बनती है, ध्यान दीजिएगा, क्या गरीबी से संबंधित एक और समिति बनती है जिसका नाम है बच्चा सुरेश तेंदुलकर समिति। जो पीछे हमने देखा, जो पीछे लिखा हुआ है, भारत में एक और समिति बनती है जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। क्या? सुरेश तेंदुलकर समिति। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जब सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो सुरेश तेंदुलकर समिति एक्चुअली 2 बार बनी है। गौर कीजिएगा, भारत में सुरेश तेंदुलकर समिति दो बार बनी है। एक बार 2004 में बनी, 5 में अपना रिपोर्ट सौंपी, और एक बार सन 2011 में अपना रिपोर्ट सौंपती है। 2 बार बनती है, ध्यान दीजिएगा, ये समिति 2 बार बनती है। एक बार बहुत ज़्यादा गरीबी दिखा देती है, एक बार बहुत कम गरीबी दिखा देती है। तो इसका बड़ा छीछा लेदर होता है। छीछा लेदर का मतलब समझते हैं? देसी भाषा में छीछा लेदर का मतलब ये है कि इनका बड़ा नरक मचता है। नरक मचने का मतलब ये है कि इनकी बातों का लोड ही नहीं लिया जाता कि भैया क्या बोल रहे हैं। एक बार आप कह रहे हैं 40% गरीबी है, एक बार आप कह रहे हैं 20% गरीबी है। आप ठीक हैं? सुरेश तेंदुलकर समिति को इसी तरीके से ट्रीट किया गया फॉर द सेक ऑफ टाइम। लेकिन इसके कुछ टर्म्स जो हमें याद करने हैं जिससे हमारे पेपर में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। लाइक जैसे हम आपसे कहें कि सुरेश तेंदुलकर समिति जब 2005 में आई तो इसने एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिया। इसने कहा कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से गरीबी का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। उससे क्या वास्तविक गरीबी की स्थिति पता चल जाती है, वास्तविक स्थिति पता चल जाती है।
MPCE के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, किसके हिसाब से? MPCE के हिसाब से गरीबी का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये बात? ये तेंदुलकर समिति कह रही है। MPCE मतलब एक महीने में कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है, इसके हिसाब से गरीबी का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि क्या ये ऊर्जा खपत को सपोर्ट नहीं करते थे? ही डिड, वो करते थे, बट क्या नहीं सपोर्ट करते थे? वो ये कहते थे कि भाई आप सिर्फ ऊर्जा खपत के माध्यम से गरीबी को कैसे निकाल सकते हो? भाई बताइए, आप सिर्फ ऊर्जा खपत के माध्यम से गरीबी का मेजरमेंट कैसे कर सकते हो? एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कोई भिखारी है, अगर किसी मंदिर के सामने, किसी मस्जिद के सामने, किसी गुरुद्वारे के सामने, किसी चर्च के सामने भीख मांग रहा है, तो जब आदमी धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विचारधाराओं से जब प्रेरित होता है और कोई काम करता है, बाहर निकलता है, तो उसको लगता है कि कुछ दान पुण्य कर दें, ठीक है। अगर कोई भिखारी है, उसको दिन भर में इतनी कैलोरी ऊर्जा का सामान मिल जाता है कि वो खाना पीना तो कह लो, जितनी कैलोरी 10-12 लोगों की जरूरत होती है उतना उसके पास सामान उपलब्ध हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हम ये बस ये कह रहे हैं कि गरीबी का मेजरमेंट वो उसके माध्यम से आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते कि ऊर्जा खपत के माध्यम से। तो क्या इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं? MPCE इसी बात को दर्शाता है। MPCE किस बात को दर्शाता है? कि भाई आपके पास पैसा है तभी आप कोई भी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल कर सकते हो। जैसे देखो, गरीबी की परिभाषा को बदलने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, सुरेश तेंदुलकर समिति का। क्यों है? क्योंकि ये गरीबी को कहती है कि देखो यार, गरीबी सिर्फ ऐसे नहीं मेजर कर सकते कि कोई व्यक्ति कितना ऊर्जा प्राप्त कर लिया, यानी बर्न कर लिया। आप गरीबी तभी मेजर कर सकते हैं कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है पता चले, उसकी समाज में अपनी मतलब वर्चस्व को लेकर के क्या स्थिति है, वो खाने पीने की स्थिति स्वस्थ रखता है या नहीं, ये भी पता चलना चाहिए। तो गरीबी के मेजरमेंट के लिए इन्होंने MPCE के हिसाब से गरीबी को मापने की बात करी। और आपको मैं बता दूं, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शहर का है और अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है, अगर कोई व्यक्ति शहर का है और कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है, दोनों बातों को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। शहर का जब कोई व्यक्ति है तो इन्होंने कहा कि इसको 1000 रुपये कम से कम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए ही चाहिए। कितना? 1000 रुपये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए ही चाहिए। 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने बता दिया। अब द पॉइंट इज कि आपको क्या पता है कि शहर के लोगों को पैसा ज्यादा क्यों चाहिए, और जबकि ऊर्जा खपत में शहर के लोगों को ऊर्जा कम चाहिए? ज्यादातर चीजें शहरों में खरीद के ही की जाती हैं। तो इसका मेजरमेंट इन्होंने इस तरीके से निकाला कि अगर कोई व्यक्ति शहर का है तो चलो ठीक है, शहर का है तो उसकी गरीबी को किसके माध्यम से ऐसे निकाला जा सकता है। अच्छा, 1000 रुपये अगर निकाल दिया तो ये किसके हिसाब से है? तो आप बताओगे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियर, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये क्या कहा जा रहा है कि 1000 रुपये पर हेड के इनकम, तो ये इनकम की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चा? इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के खर्च की बात हम लोग कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के खर्च की बात कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि हम व्यय की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और ऐड करिएगा, जब हम इंडिविजुअल कह रहे हैं, जब इंडिविजुअल कह रहे हैं तो इसका मतलब हम व्यक्तिगत कह रहे हैं। अब व्यक्तिगत का मतलब पर हेड की बात कर रहे हैं। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं, गौर कीजिएगा, अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्यों का 1000 रुपए का खर्च है कि नहीं, वो निकल रहा है, तब आप गरीब नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर में अगर 5-10 लोग हैं, एक व्यक्ति का पर हेड का निकल जा रहा है, तब तो भाई आप गरीब नहीं, महागरीब है, महागरीबों के मसीहा हैं, शुद्ध गरीब हैं आप। बहुत वही वाला हाल है कि आप गरीब कब हैं? जब आपके परिवार के सभी सदस्यों का
क्या एक्सपेंडिचर एवरेज निकल के नहीं आ रहा है शहर में 1000। अच्छा 1000 को अगर डिवाइड करेंगे कितने 30 से, तो आई थिंक 33 पॉइंट कुछ आएगा, इतना ही आएगा। 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 पॉइंट कुछ, हम 34 रुपए कह सकते हैं आसपास। यानी एक दिन का खर्च एक व्यक्ति का कितना, 33 रुपए के हिसाब से आना ही चाहिए, आना ही चाहिए एक व्यक्ति का। और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए पर मंथ, 816 रुपए पर मंथ क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये कौन कह रहा है बच्चा, तेंदुलकर समिति कह रही है, तेंदुलकर समिति कह रही है। अब ये भी व्यक्तिगत है, ये भी व्यक्तिगत है, और अगर इसको एवरेज निकालने जाओगे तो 30 में अगर इसका भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 27 रुपए के अप्रोक्स आएगा, 27 रुपए के आसपास आएगा पर डे का। 30 दिन का है ये, ध्यान दीजिएगा, 30 दिन के खर्च के बारे में बात की जा रही है। ये कितना, 30 दिन के खर्च के बारे में बात की जा रही है। द थिंग इज कि आपको क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या बात करी, तेंदुलकर समिति की बात कर रहे थे। अच्छा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, इस समिति ने जब भारत में गरीबी की बात करी तो पहली बार जब 2005 में इसने रिपोर्ट सौंपा तो पता है कितनी गरीबी बतला दिया। इसने बताया कि भारत में गरीबी लगभग 39.समथिंग% है, यानी भारत आधा ही गरीब है, शुद्ध गरीब है भारत। ये कौन बता दिया, तेंदुलकर समिति। आनन फानन पर कांग्रेस में तूफान मच गया, उस टाइम तूफान मच गया कि भैया का बता दिया, जो का बता दियो, ये ऐसा का बता दियो पूरे भारत को, मतलब भारत में 40% गरीबी है, पागल हो जाएंगे लोग, विद्रोह कर देंगे। 39.समथिंग% इन्होंने गरीबी जब बताई तो फिर इस आयोग पर कहा गया कि भाई एक बार रिपोर्ट चेक कर लियो, क्या तुम्हारा सही है रिपोर्ट, इतने लोग गरीब हैं। अब भाई आबादी देख रहे हो और उतने लोग अगर गरीब तो भाई महामार फैल जाएगा। हुआ क्या कि इसने फिर से 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और आपको पता होना चाहिए कि इस बार इन्होंने गरीबी 21% बता दी, लगभग 21%। कब, कितना, 21%। अब ध्यान से सुनो, जब इन्होंने 21% बताई, अच्छा एक बात बताओ, आप 40% बता रहे थे नियर बाई, आई एम टॉकिंग अबाउट नियर बाई, ठीक है, और उसके बाद अचानक से आप कह रहे 20% गरीबी हो गई। भाई आदमी शौक नहीं होगा, भाई इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो इस समिति के रिपोर्ट्स पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर से एक नई समिति बनती है जिसका नाम है रंगराजन समिति। कहती भैया बहुत बता दिए, अब हमको देख लेने दो। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सी समिति तेंदुलकर समिति की त्रुटियों को देखने के लिए दोबारा बनी थी, कौन सी समिति तेंदुलकर समिति की त्रुटियों को देखने के लिए दोबारा बनी थी। तो आप बताएंगे रंगराजन समिति बनी, जो तेंदुलकर समिति की त्रुटियों को दूर करने के लिए बनी। उसने भारत में गरीबी की स्थिति को लगभग 26% के आसपास बताई, जो कि एक एक्सेप्टेबल डेटा था, हाँ कि ये ठीक है, इतनी गरीबी हो सकती है, ठीक है। और उसने अलग चीजें कुछ प्रस्तुत की। अब लेकिन थोड़ा सा टर्म और है जो आपको मैं बता दूं। एक प्रश्न बनता है कि भारत में गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, भारत में गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो आप बताएंगे परिवार उपभोग व्यय, परिवार उपभोग व्यय। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि परिवार उपभोग व्यय का मतलब एक व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है, एक व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा, इसके हिसाब से ही गरीबी का मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति पर कितना खर्च किया जा रहा है उसके हिसाब से। अब देखो हम जब गरीबी से संबंधित डेटा के बारे में बात ही कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर इससे संबंधित कोई समिति का प्रश्न ही ना बचे। तो देखो इसके बाद एक समिति फिर बनती है, एक समिति फिर बनती है जिसका नाम है रंगराजन समिति, जो अपना रिपोर्ट 2012 में सौंपती है। रंगराजन समिति, गरीबी से संबंधित एक समिति और बन जाती है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति क्या कह रही है बच्चा, देखो रंगराजन समिति कह रही है कि देखो भारत में अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से है और शहरी क्षेत्र, दोनों की स्थिति अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भारत की जो स्थिति है
अगर कोई व्यक्ति शहर से है, ठीक है, वो अगर 1407 रुपए, आई थिंक 1407 रुपए है ना, हाँ 1407 रुपए है, ठीक है, 1407 रुपए अगर वो क्या एक्सपेंड कर लेता है, खर्च कर लेता है, तो वो क्या गरीब नहीं है। और अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है, तब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है वो कितना 972 रुपया, ठीक है, अगर वो 972 रुपया खर्च कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। ध्यान दीजिएगा 972 कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में। अब अगर इसका पर हेड निकालना हो तो आप निकाल लीजिए 30 से भाग दे करके, 30 से भाग दे करके इसका पर हेड और पर डे का निकाल सकते हैं, पर डे का निकाल सकते हैं। अब देखो रंगराजन समिति क्यों बनी थी, ये पॉइंट आप लिखिए। रंगराजन समिति तेंदुलकर समिति की खामियों को दूर करने के लिए ठीक है बनी थी, तेंदुलकर समिति की खामियों को दूर। अच्छा एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिएगा, तेंदुलकर समिति में कोई कमी नहीं थी, तेंदुलकर समिति में बस कमी इतनी थी कि उसने गरीबी ज़्यादा बता दी थी एक बार, और दूसरी बार जब बताई तो बहुत कम बता दी। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक बार बहुत ज़्यादा था और दूसरी बार में बहुत कम बता दी, तो इसमें विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस वजह से फिर रंगराजन समिति को बनाया गया कि भैया देखो क्या कर रहे हैं ये महाराज, ठीक है, हालांकि दोनों लोग अभी हैं, ठीक है। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई। अब ध्यान से सुनिए कि इन्होंने बता दिया। तो गरीबी से संबंधित आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है। हम सिर्फ समिति तो बात करने नहीं आए ना, हमें तो तैयार करना है ना पूरी इकोनॉमी। तो हम कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता दें जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऊर्जा खपत याद रखेंगे। क्या मेजरमेंट को हम मापते हैं, ऊर्जा खपत को हम किस मेजरमेंट को हम डिटरमाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम व्यय को कितना डिटरमाइन करते हैं, और हमारे देश में गरीबी का परसेंटेज किस आयोग की स्थिति को मेजरमेंट करते हैं। गरीबी प्रतिशत ऊर्जा खपत, व्यय, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊर्जा खपत की बात करते हैं, गौर कीजिएगा, तो हम किस समिति की बातों को मानेंगे, वाई के अलग समिति के डेटा को मानेंगे, ठीक है, वाई के अलग समिति के डेटा को मानेंगे। जब हम व्यय की बात करते हैं तो हम तेंदुलकर की समिति को सर्वमान्य मानते हैं, तेंदुलकर समिति। गरीबी के प्रतिशत की बात करते हैं तो रंगराजन समिति को यहाँ प्रमाणित किया जाता है, रंगराजन समिति को मेजर किया जाता है। बाय द वे ये पुराना डेटा हो चुका है, अब तो नीति आयोग के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है गरीबी के प्रतिशत, गरीबी से संबंधित डेटा को माना जाता है, उसको तय किया जाता है, ठीक है। अब जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि वाई के अलग ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति शहर का है और ग्रामीण क्षेत्र का है। तो इन दोनों बातों में जो अलग अलग स्थिति है वो ये है कि शहर के व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र को 2400 कैलोरी। रुपया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये रुपया नहीं है, याद रखिएगा, ये रुपया नहीं है। अच्छा तेंदुलकर समिति की यहीं पर बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, तेंदुलकर समिति कह रही है कि भैया ऐसी बात है कि भारत में जो शहरों में लोगों के खर्चे हैं वो 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 816। बाय द वे ध्यान देना, अगर व्यय के बारे में आइडेंटिफाई करके पूछा जाए
कि भाई रंगराजन ने क्या बताया था, देन आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया 1407 रुपया उन्होंने बताया था शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में 972। ठीक है, अगर आइडेंटिफाई किया जाए देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कितने एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट तेंदुलकर समिति को रखा जाता है, जबकि अगर पूछ लिया जाए कि तेंदुलकर समिति के अलावा जैसे रंगराजन क्या कहती है, तब आपको अलग स्टैंड लेना है। अच्छा, गरीबी प्रतिशत तो रंगराजन के द्वारा जो बताया गया है उसके द्वारा रंगराजन कह रहे हैं कि भारत में लगभग 25.5% यानी 26% के आसपास गरीबी है, वो एक्सेप्टेबल है गरीबी परसेंटेज। एक पॉइंट यहाँ पर गरीबी से संबंधित आपको और याद रखना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या, हाँ, भारत में गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, तो आप बताएंगे परिवार उपभोग व्यय, MPCE। पहला लाइन MPCE मतलब महीने के हिसाब से लोगों का खर्च क्या है, उसके हिसाब से महीने के हिसाब से लोगों का खर्च क्या है उसके हिसाब से MPCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत में गरीबी का मापन आप बता दिए कि MPCE। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किस हिसाब से, परिवार उपभोग व्यय, ये कम से कम 20 बार पूछा गया प्रश्न, ये पर्टिकुलर लाइन 20 बार पूछी गई है। ठीक है, 20 बार। अच्छा चलो, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी की स्थिति भारत में गरीबी के बारे में कौन बतलाता है? पहले एनएसएसओ क्या कर रहा था, गरीबी से संबंधित और सब कुछ डेटा प्रस्तुत कर रहा था। अब गरीबी और बेरोजगारी, आज के डेट में आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? नीति आयोग। नीति आयोग सब बताएगा कि भैया हम गरीब हैं, हम सख्त गरीब हैं, हम सख्त अमीर हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से पता चल जाएंगी, यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ से पता चल जाएंगे। दैट्स इट, ये है गरीबी का पूरा डेटा। अब आगे आइए हम और समितियों पर चलते हैं। ये तो हम लोग गरीबी पढ़ते पढ़ते पूरा डेटा क्लियर कर लिए। ठीक, याद रखेंगे। हाँ, गरीबी से संबंधित अगर एक डेटा और पूछ लिया जाए कि सबसे पहली बार गरीबी के बारे में किसने बताया, तो दादा भाई नेहरू ने बताया था। ठीक है, गरीबी के बारे में सबसे पहली बार अगर किसी ने बताया तो वो दादा भाई नेहरू ने बताया था। अगर पूछ लिया जाए देन, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतनी समिति याद है, बहुत है। वैसे भी ये समितियां हमने रिलेटेबल करके बताई हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, आपको ये याद रहे हमेशा। ठीक है, तो किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो किससे संबंधित है बच्चा? आपका सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के निर्धारण के लिए चलिए ओके। वेंकट स्वामी आयोग, रक्षा सौदों के दलाली की जांच, बड़ा अच्छा समिति है। यहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकता है 100%। कोई मतलब आप इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ध्यान देना, वेंकट स्वामी जो जांच थी, राजग सरकार ने सन 2001 में तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए बनाया था। राजग सरकार ने, याद रख लीजिएगा ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं, राजग सरकार ने 2001 में तहलका के स्टिंग ऑपरेशन
तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए राजग सरकार ने 2001 में तहलका के स्टिंग ऑपरेशन के लिए क्या किया था, इसको बनाया था, वेंकट स्वामी आयोग रक्षा सौदों में दलाली की जांच के लिए। ठीक है, गौर कीजिएगा बच्चा। पॉइंट क्या है कि आप ये जान लीजिए कि वेंकट स्वामी आयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेंकट स्वामी इस जांच में न्यायमूर्ति के रूप में थे। ठीक है, आयोग ने जांच के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया था कि इस नोटिस में कहा गया था कि जांच के विषय में जानकारी रखने वाले लोग 8 मई 2001 या उससे पहले आयोग को जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेंकट स्वामी थे, इन्होंने जनवरी 2003 में क्या कर दिया था, इस अपनी पद से रिजाइन दे दिया था। 2003 में इन्होंने अपनी पद से क्या इस्तीफा दे दिया था। फिर इसी पर जस्टिस एस.एन. फूकन की अध्यक्षता में एक नया आयोग बनाया गया। फूकन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दे दी थी। इसी में जॉर्ज फर्नांडिस बहुत वो हुए थे। ठीक है, तो वेंकट स्वामी आयोग में वेंकट स्वामी ने इस्तीफा दे दिया सन 2003 में। ये जो आयोग आपको बताऊं, आयोग से रिलेटेड यूपीएससी में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये केस स्टडी होते हैं ना पूरी तरह से, और केस स्टडी से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वेंकट स्वामी ने कब इस्तीफा दे दिया था? सन 2003 में। 3 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? वेंकट स्वामी ने। एक्चुअली इस्तीफा दिया गया, दिलवाया गया, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक दैट थिंग्स। ठीक है, इस्तीफा दिया गया या दिलवाया गया, इसके बारे में हमें कोई बात ही नहीं करनी है। हमको बस इतना जानना है कि इसका संबंध किससे था। फिर 2003 में ही एक नई समिति बनती है, किसके? जस्टिस एस.एन. फूकन की अध्यक्षता में। मार्च 2003 में जस्टिस एस.एन. फूकन की अध्यक्षता में जस्टिस एस.एन. फूकन की अध्यक्षता में मार्च 2003 में जस्टिस एस.एन. फूकन की अध्यक्षता में नया आयोग बनाया जाता है। इसी से संबंधित है, इसी वजह से रक्षा सौदों से दलाली की जांच के संबंधित है, इसी वजह से इसको बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, मार्च 2003 में जस्टिस एस.एन. फूकन की अध्यक्षता में नया आयोग बनता है। नया आयोग बनता है और जॉर्ज फर्नांडिस को, इसमें जॉर्ज फर्नांडिस ही फंसे थे, जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दे देता है। जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दे देता है। जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दे देता है। ठीक है, बाद में इसी फूकन आयोग के कार्य को सीबीआई को सौंप दी जाती है। बाद में इसमें और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक प्रश्न वेंकट स्वामी आयोग से बनता है, एक प्रश्न आयोग इससे बनता है कि वेंकट स्वामी आयोग या फूकन आयोग का निर्माण
किस अधिनियम के तहत किया गया था। मतलब इन दोनों आयोग का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो आप बता देंगे कि जांच आयोग की नियुक्ति जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत हुआ था। इस जांच आयोग की नियुक्ति किसके किस अधिनियम पर किया गया था, बताएंगे आप। 1952 के तहत किया गया था। जांच आयोग 1952 अधिनियम के तहत। ये जो जांच आयोग है ये कोर्ट से संबंधित ही होता है, सिर्फ कोर्ट ही डिसीजन लेता है इस पर, कोर्ट से संबंधित ही डिसीजन होते हैं। चलिए, इसमें और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। सोम समिति आयकर की नई संरचनाओं एवं निगम कर की दर में कटौती, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम समिति, हमने जितनी समितियां यहाँ पर रखी हुई ना, मैं सबको एक एक करके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2 दिन आपका आयोग से संबंधित समितियों से संबंधित मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। 2 दिन में आप सारी समितियों को कंफर्म कर लीजिए, यहाँ से पेपर में एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। आयोग की नई संरचना और निगम कर के दर में कटौती, आयकर की नई संरचना, टैक्सेशन की नई फॉर्मेशन से संबंधित। चलिए आपको हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? 16 ना, 16 अक्टूबर। चलिए बच्चा, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। तो हम लोग समिति से संबंधित बातें कर रहे थे और उम्मीद है कि समितियों से संबंधित सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी। किसी साथी को कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई रिलेटेबल डेटा अगर नहीं लग रहा हो, तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन, कैसी लगी बातें, एक बार ज़रूर बताइएगा। हम आपको आयोग से संबंधित जो डेटा है कि भाई अभी ट्वीट वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप सभी एक काम कर लीजिए, ट्वीट एक बार ज़रूर कर दीजिए। जो सभी साथी कर रहे हैं उसमें आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। इससे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। जो आयोग का ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाने पर किसी न किसी अपने आदमी का ही नुकसान होगा। एक परीक्षा हो, सभी का एक साथ हो, जो अच्छा है निकलेगा, जो नहीं है नहीं निकलेगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी व्यवस्था कर लीजिए। भारत इतना बड़ा देश है, पेपर 6.5 लाख लोगों का नहीं हो सकता क्या? बड़े आराम से हो सकता है, सरकार अगर चाह ले तो सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए, मेरा मानना है। आप लोग का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर। जय हिंद, नमस्कार।